जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जो हमारे आज जो चैप्टर रहने वाला है वो है कोशिका यानी कि सेल से संबंधित। आज हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अगर कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और हम लगभग 20 मिनट में ये शो अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपका एग्ज़ाम किसी अगले ही दिन लगा हुआ है तो आप इस क्लास को करके ज़रूर जाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर पसंद आती है क्लास को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और इसी तरीके की रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और इस क्लास में हम रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो आपको बता दें जो जीव होते हैं इनकी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के जनक कौन कहलाते हैं। तो कोशिका विभाजन के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सभी जीव से बने होते हैं, यानी जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो 1665 में की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो हमारे ल्यूवेन हॉक साहब ने की थी लगभग 1674 में। लगभग 1674 में उन्होंने ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोशिका में जीव द्रव्य यानी जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो जो प्रोटोप्लाज्म है यानी जीव द्रव्य है इसकी जो खोज की थी वो पुरकिंजे ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये जो कहा था ये रुडोल्फ विचो साहब ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था। तो ओमनिस सेलुला और ए सेलुला ये भी किसने कहा था, रुडोल्फ विचो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण किससे बना होता है। तो जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो हमारा कोशिका झिल्ली से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका का बाहरी आवरण किससे बना होता है। तो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो देखिए जो कोशिका भित्ति जो होती है भित्ति ये हमारी पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है वो होता है हमारा कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सभी
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे कौन, वो होते हैं कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अनुकोशिकीय पदार्थ नहीं होता है? तो अनुकोशिकीय पदार्थ नहीं होता है तो लाल रक्त कणिका में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्याज की कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो प्याज की कोशिका की आकृति आयताकार होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये हमारी किस में पाई जाती हैं? तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये हमारी आमतौर पर जीवाणु में होती हैं, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा बेटर है, वैसे पाई तो इसमें भी जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ए सबसे बेटर आंसर है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो तरल भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? तरल भाग हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो सेलुलोज से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो संरक्षण करना ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा ग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधों की कोशिका की भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पौधों की कोशिका की जो भित्ति होती है ये मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली मुख्य सामग्री क्या होती है? तो सेलुलोज होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन कोशिका को चयनात्मक पारगम्य बनाती है? तो चयनात्मक पारगम्य जो है कोशिका झिल्ली बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। विसरण द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, यानी विसरण द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं तो ये बिना ऊर्जा खर्च किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रोटीन होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ निकालने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारे निष्कासन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना और हमारी संरक्षण करना, यही कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? यानी आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नाम की बात करें तो कार्ल वेंडा ने नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक का आविष्कार किसने किया? केंद्रक का आविष्कार किसने किया था? तो केंद्रक का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगाकिया से होती है? तो प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में बहिर्गोलक जिसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, ये किससे संबंधित होती है? तो जो गोल्डी बॉडी होती है ये श्रावण प्रक्रिया से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका में कोशिका रस से भरा बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है, तो ये हमारा किस में उपस्थित होता है? तो ये रसधानी यानी वैक्यूल में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी ड्यूब ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। मानसिक एवं शारीरिक थकान में वृद्धि आत्महत्या की थैली होती है, वो आत्महत्या की थैली और रोगाणुओं को फेंकने वाली थैली कहते हैं उसे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का जो कार्य होता है वो हमारा राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रोमोसोम में क्रियाशीलता कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रोमोसोम में क्रियाशीलता कम होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का तरल केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो तरल केंद्र है वो हमारा कोशिका द्रव को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है? तो पौधों में जो हरे रंग का कारण होता है वो क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया में धातु उपस्थित होती है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम में माइटोकॉन्ड्रिया में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं,
यानी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखना था, यहाँ पर डैश लगाना था। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि डैश लगा के बताना है कि डैश में ऊर्जा, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइबोसोम कोशिका में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो राइबोसोम जो है कोशिका में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आपको बता दें राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका के अंदर कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो ये उपर्युक्त सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन को कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका विभाजन को केंद्रक नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इनमें से क्या दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का जो निर्माण है ये हमारा कहाँ पर होता है? तो केंद्रक में ही होगा इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है अन्य केंद्रक अंगकों का आनुवांशिक पदार्थ किससे बना होता है? तो ये डीएनए से बना होता है। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट पदार्थों का विघटन शरीर में होता है, यानी अवशिष्ट पदार्थों का जो विघटन है वो शरीर में कहाँ पर होता है? तो ये लाइसोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अनावश्यक पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो गोल्जी उपकरण की जो खोज जो की थी वो हमारे किसने की थी? तो वो हमारी कैमोली गोल्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ई आर जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक तो हमारा रफ यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का जो निर्माण है ये हमारा कहाँ पर होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो है स्मूथ सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिर बताएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या होता है? तो गोल्जी तंत्र का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो पदार्थों को संशोधित करके और पैकिंग करना यही गोल्जी तंत्र का कार्य होता है। किसमें कोशिका के सबसे छोटे घटक पाए जाते हैं? तो कोशिका के सबसे छोटे घटक जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जीवन क्रियाओं का केंद्र कोशिका में किसे कहते हैं? तो जीवन की क्रियाओं का केंद्र जो है कोशिका में किसे कहते हैं? तो वो हमारे जो होते हैं जीवन क्रियाओं का केंद्र जो है कोशिका में केंद्रक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते क्या है पादप एवं जंतु दोनों में सामान्य कोशिकांग होते हैं, वो किस में होते हैं? तो आपको बता दें पादप और जंतु दोनों में समान कोशिकांग होते हैं, केवल और केवल किस में होते हैं ये? इसका क्वेश्चन भी अगली वाली वीडियो में दूंगा। आनुवांशिक पदार्थ का संचरण किस में होता है? तो डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में गोल्जी तंत्र का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में गोल्जी तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संशोधन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के चारों ओर फैले कण क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम राइबो न्यूक्लियक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक जो है वो वनस्पति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो सभी में केंद्रक पाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से वनस्पति में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। डैश में न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डैश में न्यूक्लियस का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है इनमें से देखो ऊर्जा उत्पादन करना या राइबोसोम निर्माण करना या कोशिका द्रव्य का निर्माण करना या डीएनए संश्लेषण करना। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी आगे देंगे। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये इनमें से किसको कहा जाता है? पादप कोशिका के, जंतु कोशिका के, कोशिका झिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कोशिका का मस्तिष्क जो है केंद्रक को ही कहा जाता है और ये जो है जंतु और पादप कोशिका दोनों को ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें आंसर दिया नहीं था तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सक्रियण का कार्य नहीं है? तो देखिए वह प्रोटीन शर्करा अन्य एंजाइम आदि स्टोर करता है, ये भी ठीक है।
वह कोशांतराल में दीर्घ दूरी परिवर्तन के लिए बहिर्पाजन का निर्माण करता है। वह जीवित कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के गोभी तथा अखाद्यों को स्थानांतरित करता है। वह एक प्रकार निर्माण में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इस तरीके का कार्य नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये हमारा किससे जुड़ा होता है? तो ये हमारा राइबोसोम से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का कार्य किसको कहते हैं? तो वंशानुक्रम का संवहन करना डीएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक गुण समान होता है? तो रासायनिक गुण जो होता है हमारा वो किसका समान होता है? तो जीन का समान होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में हजारों भाग में जीन्स एवं संतान पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? इन्हें एलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्लस प्रोटीन जो है ये हमारा क्रोमैटिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्रोमैटिन जो है डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में सम्मिलित होते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोसोम में विभाजित होते हैं वो होते हैं हमारे कोशिका विभाजन में वो होते हैं हमारे डीएनए नहीं सॉरी जीन होते हैं। ठीक है, जीन लगा लीजिए, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे वैसे मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वंशानुक्रम के निर्माण एवं संचरण की सभी सूचनाएं रखता है। तो वंशानुक्रम की सभी सूचनाएं डीएनए रखता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अनुक्रमण को सबसे अधिक जीन होता है? तो डीएनए अंश में सबसे अधिक जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक में क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे आरएनए के इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका लक्षण वंशानुगत एवं आनुवांशिक गुणधर्म कहलाते हैं? तो ये हमारे जीन और क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है केंद्रक में क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? तो ये नाभिकीय द्रव्य में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका एक गुणधर्म पाया नहीं जाता है? तो किसका एक गुणधर्म पाया नहीं जाता है? तो न्यूक्लियस का कोई गुणधर्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स यानी अर्धसूत्रक एक बिंदु पर संयोजित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो एक बिंदु पर जहाँ पर संयोजित होते हैं उन्हें हमारा सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कि क्रोमैटिड्स का अर्थ क्या होता है? तो क्रोमैटिड्स का जो अर्थ होता है वो कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? तो माइटोसिस के 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। असमान क्रोमोसोम अनुक्रमण विभाजन को कहा जाता है, तो इन्हें हम विषम सूत्री विभाजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कोशिका विभाजन को कर 4 स्तरीय चरणों में विभाजित करते हैं, उन्हें हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोटिक विभाजन में क्रोमोसोम विभाजन के बाद हमारे शरीर में क्रोमोसोम संख्या विभाजित होती है तो 2n नंबर के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह विभाजन जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है? तो ये 2n ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मानव के लिए इसमें 46 नहीं लिखना था, यहाँ पर मानव के लिए डैश गुणसूत्र होते हैं, तो मानव के लिए 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण है? तो आपको बता दें समसूत्री विभाजन का एक चरण इंटरफेज है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन माइटोटिक विभाजन का अंतिम चरण है? तो माइटोटिक का जो अंतिम चरण है वो है हमारा टेलोफेज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, माइटोटिक समसूत्री विभाजन दिल के यहाँ पर नहीं लिखना था, दिल की स्थिति में सम्मिलित होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? एनाफेज में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग 97 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये 97 क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।